नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि साइंस बुक का है। और ये साइंस बुक जो है आपकी एनसीईआरटी की सीबीएसई की बुक है। और चैप्टर 2 जो है आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 है एसिड। चैप्टर 2 सॉरी इसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। देन हम अब सही है। चैप्टर 2 जो है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, और हम अब इसको पढ़ते हैं। ये है अम्ल, साक्षर और लवण। तो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively present in them. If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar, baking soda। ठीक है, तो इसको बताया गया है, इसमें बोला है कि आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि भोजन का खट्टा और कड़वा उनमें मौजूद क्रमशः अम्ल और साक्षर के कारण होता है। यदि परिवार में कोई व्यक्ति अधिक खाने के बाद एसिडिटी की समस्या से पीड़ित है तो आप निम्न में से कौन सा उपाय सुझाएंगे? नींबू का रस, सिरका या बेकिंग सोडा का घोल। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी? उपाय चुनते समय आपने किस गुण के बारे में सोचा? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each of others' effect। निश्चित रूप से आपने अम्लों और साक्षरों की एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने की क्षमता के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग किया होगा। नेक्स्ट है recall how we tasted sour and bitter substance without tasting them। याद करें कि कैसे हमने खट्टे और कड़वे पदार्थों का परीक्षण बिना चखे किया था। You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red, where bases are bitter and change the color of the red litmus to blue. Litmus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. Have you noticed that a stain of curry on a white cloth become reddish brown when soap, which is based in nature, is scrubbed on it? It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acid or base। तो इसमें बोला गया है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहा गया है आप पहले से ही जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस का रंग लाल कर देते हैं। ठीक है, जबकि साक्षर कड़वे होते हैं और लाल लिटमस का रंग नीला कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक
संकेत है। हल्दी एक और ऐसा ही संकेतक है। क्या आपने देखा है कि सफेद कपड़े पर करी का दाग लाल भूरे रंग का हो जाता है जब साबुन, जो कि प्रकृति में क्षारीय होता है, उस पर रगड़ा जाता है। जब कपड़े को खूब पानी से धोया जाता है तो यह फिर से पीला हो जाता है। आप अम्ल और साक्षर की जांच के लिए मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन जैसे सिंथेटिक संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। नेक्स्ट है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिडिक and basis, how acids and bases cancel out each other, effects, and many more interesting things that we use and see in our day to day life. इस अध्याय में हम अम्लों और क्षारों की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभावों को रद्द करते हैं, तथा कई अन्य रोचक बातें जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते और प्रयोग करते हैं, वो जानेंगे। ठीक है, अभी इसको पढ़ते हैं। जो ये येलो में है, ये भी थोड़ा लग रहा है कुछ पढ़ने लायक है। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड for lichen, a plant belonging to the division Thallophyta and is commonly used as an indicator. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, or geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid-based indicators or sometimes simply indicator. ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं ये क्या है। इसमें ये बोल रहा है लिटमस घोल एक बैंगनी रंग है जिसे लाइकेन से निकाला जाता है, जो थैलोफाइटा विभाग से संबंधित है, एक पौधा है और आमतौर पर एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। जब लिटमस घोल न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तो इसका रंग बैंगनी होता है। लाल गोभी के पत्ते, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेटूनिया और जेरेनियम जैसे कुछ फलों की रंगीन पंखुड़ियाँ जैसी कई अन्य प्राकृतिक सामग्री हैं जो घोल में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत देती है। इन्हें एसिडिक बेस इंडिकेटर या कभी कभी केवल इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। ठीक, इसमें क्वेश्चन किया है एक बहुत ही बढ़िया। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ them contains distilled water and distilled water, and the other two contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are giving only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? ठीक है,
इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये कह रहा है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, उनमें से एक में अशुद्ध जल है, अन्य 2 में कृष्ण में अम्लीय घोल और क्षारीय घोल है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पेपर दिया जाता है तो आप प्रत्येक टेस्ट ट्यूब की सामग्री की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, ये बोला गया है इसमें। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एंड बेसिस, अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुणों को समझना। एसिडिक एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार। ये कहना चाह रहा है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम एसिड हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, विज्ञान प्रयोगशाला में निम्नलिखित विलयन एकत्रित करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Put a drop of each of the above solution on watch glasses on one by one and test with a drop of the indicator showing in figure 2.1। इसमें कह रहा है, उपयुक्त प्रत्येक विलियम की एक एक बूंद वॉच ग्लास में डालें तथा तालिका 2.1 में दर्शाए गए सूचकों की एक एक बूंद से परीक्षण करें। ठीक है, ये कह रहा है। नेक्स्ट कहता है, व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken. Tabulate your observation in table 2.1। ये कह रहा है, उपरोक्त प्रत्येक विलियम की एक एक बूंद वॉच ग्लास पर डालें तथा तालिका 2.1 में दर्शाए गए सूचकों की एक एक बूंद से परीक्षण करें। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज के प्रत्येक विलियन के रंग में आपने क्या परिवर्तन देखा? आपने परीक्षणों को तालिका 2.1 में सारणीबद्ध करें। तो फिर अब हम ये पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट कह रहा है, सिंपल सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन, methyl or orange solution. These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color. There are some substances whose odor change in acid or base media. These are called olfactory indicators. Let us try out some of these indicators। ठीक है, इसमें ये जो है टेबल दर्शा रहा है, टेबल में तो सब है। ठीक, अब नीचे कह रहा है, ये संकेत कि हमें रंग में परिवर्तन के आधार पर बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं
जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। इन्हें गौण संकेत कहते हैं। आइए कोशिश करते हैं जानने की हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है ये एक्टिविटी 2.2 में, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन ए प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम sticks of clean cloth, tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to test for acid and bases. ठीक है, आपकी समझ में आया ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक प्लास्टिक बैग में कुछ बारीक कटे प्याज लें और साथ में साफ कपड़े की कुछ पट्टियां लें। बैग को कसकर बांधें और रात भर फ्रिज में रख दें। कपड़े की पट्टियों का इस्तेमाल अब एसिड और बेस की जांच के लिए किया जा सकता है। ठीक है, फिर ये कहता है टेक टू ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। ये कहता है कि इनमें से 2 कपड़े की पट्टियां लें और उनकी गंध की जांच करें। नेक्स्ट कहता है ये कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ dilute HCI solution on one strip and a few drop of dilute NaOH solution on the other। इसमें ये कह रहा है इनमें से 2 कपड़े की पट्टियां लें और उनकी गंध की जांच करें। इन्हें एक साफ सतह पर रखें और एक पट्टी पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदें डालें तथा दूसरी पट्टी पर तनु NaOH विलयन की कुछ बूंदें डालें। ठीक है, आया समझ में आपको ये क्या कह रहा है, कैसे करना है आपको? Rinse both cloth strips with water and again check their odor. Note your observation. Now take some dilute vanilla essence and clove oil and check their odor. Take some dilute HCI solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tube and shake well. Check the odor once again and record change in our odor, if any. Similar test the change in the odor of clove oil with dilute HCI and dilute NaOH solution and record your observation। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि दोनों कपड़े की पट्टियों को पानी से धो लें और पुनः उनकी गंध की जांच करें। आपने अवलोकन नोट करें। अब थोड़ा पतला वनीला एसेंस और लौंग का तेल लें और उनकी गंध की जांच करें। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा तनु HCI घोल लें और दूसरे में तनु NaOH घोल लें। दोनों टेस्ट ट्यूब में तनु वनीला एसेंस की कुछ बूंदें डालें और अच्छी तरह से हिलाएं। गंध को एक बार फिर से जांचें और गंध में कोई बदलाव होने पर उसे रिकॉर्ड करें। ठीक है, इस प्रकार तनु HCI और तनु NaOH विलयन से लौंग के तेल की गंध में
परिवर्तन का परीक्षण करें और अपने परीक्षणों को रिकॉर्ड करें। ठीक है, इसमें ये बोला गया है, आप समझ गए होंगे, समझता हूँ मैं। नेक्स्ट है, विच ट्रीज वेनिला onion and clove can be used as olfactory indicator on the basis of your observation. Let us do some more activities to understand the chemical property of acids and bases. इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपके अवलोकन के आधार पर इनमें से किसे वेनिला, प्याज और लौंग घ्राण सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अम्लों और क्षारकों के रासायनिक गुणों को समझने के लिए कुछ और गतिविधियां करें। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। इसमें कह रहा है अम्ल और क्षार धातुओं के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक, अब ये आपको समझना होगा कि कैसे प्रतिक्रिया होती है अमल में। ठीक है ना, ये तो इसमें कह रहा है एक्टिविटी 2.3 में, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, सेट द एक्टिविटी सोर्स as shown in figure 2.1. Take about 5 ml dilute sulfuric acid in test tube and add a few pieces of zinc granules on it. What do you observe on the surface of zinc granules? Pass the gas being evolved through the soap solution. Why bubble formed in the soap of solution? Take burning candle near a gas-filled bubble. What do you observe? Repeat this activity with some more acids like HCl, HNO2, and CH3COH. Are the observation in all the cases the same or different? इसमें मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि सावधानी से गतिविधि के लिए शिक्षक की सहायता से की आवश्यकता है। ठीक है, उपकरण को चित्र 2.1 में दर्शाए अनुसार टेस्ट करें। ठीक, एक परख नली में लगभग 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लें तथा उसमें जिंक के कुछ कण डालें। आप जिन कणों की सतह पर क्या देखते हैं? उत्सर्जित गैस को साबुन के घोल में गुजारें। साबुन के घोल में बुलबुले क्यों बनते हैं? एक जलती हुई मोमबत्ती को गैस से भरें, बुलबुले के पास ले जाएं। ठीक है, आप क्या निरीक्षण करते हैं? इस क्रियाकलाप के कुछ और अम्लों जैसे HCl, HNO और CHOH के साथ दोहराएं। क्या सभी मामलों में अवलोकन समान है या भिन्न है? ठीक है, ये चेक करना है आपको। ये देखिए इसमें पैराग्राफ, ये आपको डायग्राम भी दिया है। ठीक है, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। ठीक है, आप देखिए स्टैंड लगा हुआ है, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब, ये डाइल्यूट डाल दिया, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक ग्रेन्युलस डाल दिए, हाइड्रोजन गैस बबल है ये। ठीक है, और ये डिलीवरी ट्यूब है। ठीक, और ये बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ए पंप ऑफ साउंड कैंडल के साथ। ठीक है, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन सोप सॉल्यूशन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्युलस विद dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning। ठीक,
आप मैं समझता हूँ कि ये इतना अच्छा डायग्राम है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी इजीली, इसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक। Note that the metal in the above reaction displays hydrogen atoms from the acid as hydrogen gas and from a compound called a salt. Thus, the reaction of a metal with an acid can be summed as acid plus metal equal to salt plus hydrogen gas. Can you now write the equation for the reaction you have observed? ठीक। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपको सबसे पहले जो देखना है वो ये देखना है कि ध्यान दें कि उपयुक्त अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और लवण नामक यौगिक बनाती है। इस अमल के साथ धातु की अभिक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है। ठीक है, अभी देख लीजिए इस प्रकार कहा जाता है एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या अब आपने द्वारा देखी गई अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिख सकते हैं? इसमें क्या आ गया है 2.4 में place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and form the contents of the test tube. Repeat the rest of the steps as an activity 2.3 and record your observation. इसमें कह रहा है कि एक परखनली में दानेदार जिंक धातु के कुछ टुकड़े रखें। ठीक है, 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल डालें और टेस्ट ट्यूब की सामग्री को गर्म करें। गतिविधि 2.3 के अनुसार शेष चरणों को दोहराएं और अपने अवलोकनों को रिकॉर्ड करें। ठीक है। The reaction that takes place can be written as follows: 2NaOH AQ plus ZNS। ठीक है, ये बनेगा सोडियम जेनेटिक Na2ZNO2S plus H2G। You find again the hydrogen is formed in the reaction, however such reaction are not possible with all metals। ठीक है, इसमें कह रहा है आप फिर से पाते हैं कि अभिक्रिया में हाइड्रोजन बनता है, हालांकि ऐसे अभिक्रियाएं सभी धातु के साथ संभव नहीं है। How do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acid? Activity 2.5. Take 2 test tubes, label them as A and B. Take about 0.5 gram of sodium carbonate and add to CO2 in test tube A and B. About 0.5 gram of sodium hydrocarbonate and OH2 HCO2 in test tube B, or about 2 million of dilute HCl to both the test tubes. What do you think? What do you observe? Pass the gases produced in each phase through lime, water, calcium hydroxide solution as shown in the 2.2. Record of your observation। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहता है कि धातु
कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ कैसे क्रियाएं करते हैं। दो टेस्ट ट्यूब लें, उनमें ए और बी का नाम दें। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO तथा परख नली बी में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लें। दोनों परख नलियों में लगभग 2 मिली तनु हाइड्रोजन अम्ल डालें। दो टेस्ट ट्यूब लें, उनमें ए और बी का नाम दें। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनाइट तथा परख नली बी में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें। दोनों परख नलियों में लगभग 2 मिली तनु हाइड्रोजन अम्ल डालें। आप क्या निरीक्षण करते हैं? प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न गैस को चुनें के पानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड विलियम में प्रवाहित करें जैसा कि चित्र 2.2 में दिखाया गया है तथा अपने परीक्षण उन्हों का रिकॉर्ड करें। ठीक है, ये यहाँ पर जो है आपको दिखाया है, ये रहा सॉल्यूशन। ठीक, ये दिखाया है यहाँ पर, जैसे टेस्टर फनल ले लिया, स्टैंड ले लिया, ठीक है, कोक, ये कोक है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, डाइल्यूट है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड है। ठीक, टेस्ट ट्यूब है, ये सोडियम कार्बोनेट डिलीवरी ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, कैल्शियम हाइड्रोजन सोल्यूशन है। ठीक है, ये सब है। ये जो है ये यहाँ पर कुछ टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब भी डाला है। ठीक, आप इसे भी कर सकते हैं। On passing excess carbon dioxide, the following reaction takes place: CaCO3 S plus H2O I bracket में plus CO2 G bracket में CaHCO3 bracket close to bracket open A cube bracket close soluble in water. Okay. Limestone, chalk, and marble are different forms of calcium carbonate. All metal carbonates and hydrocarbonates react with the acid to give a corresponding salt, carbon dioxide, and water. Thus, the reaction can be summarized as। ठीक है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इसमें वो हुआ है ये कि अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने में निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ये कि चूने, पत्थर और चौक, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनाइड अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके समृद्ध लवण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देती हैं। ठीक, फिर ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकार प्रतिक्रियाएं को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है: धातु कार्बोनेट धातु प्लस हाइड्रोकार्बोनेट प्लस अम्ल लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक, तो इसमें क्या कहता है, ये कहता है कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक, फिर कहता है एक्टिविटी 2.2 में टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenylephrine solution. What is the color of the solution? And dilute HCl solution to the other solution drop by drop. Is there any color damage in for the reaction mixture? Why did the color of photocrystalline change after the advent of an acidic? Now add a few drops of NaOH to the above mixture. Does the pink color of the phenol
phenylethylamine reappear. ठीक है, why do you think this has happened? इसमें ये कहना चाह रहा है, एक परख नली लें, लगभग 2 ml तनु ANA और H विलियम लें तथा उसमें फिनोलेथालाइन डालें। ठीक। सेकंड में क्या कहता है, विलियन का रंग कैसा है? उपयुक्त घोल में बूंद बूंद करके तनु HCl घोल डालें। क्या प्रतिक्रिया मिश्रण में कोई रंग परिवर्तन होता है? अम्ल मिलाने के बाद फिनोलेथैलीन का रंग क्या बदल गया? अब उपयुक्त मिश्रण में Na0H की कुछ बूंदें डालें। क्या फिनोलेथैलीन तथा गुलाबी रंग पुनः प्रकट होता है? आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये बताएं। In the above activity, we have observed that the effect of a base is multiplied by an acid and vice versa. The reaction taking place in written as in the above activity, we have observed that the effective of base in the multiplied by an acidic and vice versa. The reaction taking place is written in NaOH plus HL NaQ, ठीक है, NaCl AQ plus H2OI, ठीक है, ये बन जाता है। नेक्स्ट टाइम अब ये सब पढ़ दिए मैंने, आपको समझा देता हूँ मैं एक बार और। ठीक, इसमें कह रहा है कि उपरोक्त विक्रियाकलाप में हमने देखा कि साक्षर का प्रभाव अम्ल द्वारा शून्य हो जाता है और इसके विपरीत होने वाली प्रतिक्रिया को प्रभाव के रूप में लिखा जाता है। अम्ल और साक्षर के बीच लवण और जल देने वाली अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य तौर पर उदासीन अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है, साक्ष्य अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल। ठीक है, अगेन रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। Take a small amount of copper or oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. Note the color of the solution. What happened to the copper oxide? इसमें ये कहता है कि आप जो है धात्विक ऑक्साइड की अम्लों के साथ प्रतिक्रिया है। गतिविधि 2.7 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड लें। ठीक है, फिर कहता है कि और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हुए धीरे धीरे हिलाएं। ठीक है, फिर कहता है घोल का रंग नोट करें, कॉपर ऑक्साइड का एक क्या हुआ है। ठीक है, you will notice that the color of the solution becomes blue green and the copper oxide dissolves. The blue-green color of the solution is due to the formation of copper chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide and a acid can be written metal oxide acid equal to salt plus water. इसमें ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड लें और उसमें तनु हाइड्रोक्लोराइड एसिड मिलाते हुए धीरे धीरे हिलाएं। घोल का रंग नोट करें, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है। आप देखेंगे कि घोल का रंग नीला हरा हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड को घुल जाता है। घोल का मेरे को इतना पता है कि आप नीला रंग प्रतिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच में सामान्य प्रतिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू नमक प्लस पानी। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि करीब 40 मिनट की वीडियो होने जा रही है।
तो आज हम इतना ही पढ़ें, फिर ज़्यादा लंबा होता है, फिर आप बोर भी हो जाते हैं। तो बाकी मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आगे मैं आपको कल पढ़ाता हूँ और आप समझिएगा, ठीक है। इजीली कोई ऐसा टफ है नहीं, ठीक है। अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आप इसको कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का नमस्कार।